हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो आज की कहानी जो है वो एक क्राइम से जुड़ी है। इसमें बताएंगे कि कैसे एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार के अपने घर में दफना दिया, और पुलिस को जब कोई भी सबूत उसके खिलाफ मिला नहीं तो उस लड़की की आत्मा ने आकर उस लड़के को जेल की सलाखों तक पहुंचाया। तो कहानी बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। ये बात है 2020 की, यूपी के लखनऊ शहर की। एक लड़की थी जिसका नाम था रूबी। ये लखनऊ की रहने वाली थी, गरीब परिवार की थी, लेकिन ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। अब रूबी की शादी हो जाती है, 2 बच्चे भी थे, लेकिन उसकी अपने हस्बैंड के साथ इतनी बनती नहीं थी क्योंकि वो दारू पीता, मार पिटाई करता था। तो रूबी उसके साथ खुश नहीं थी। अब इतने झगड़े बढ़ गए कि धीरे धीरे ये अलग हो गए। अब रूबी अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी माँ के पास आ गई थी। अब इसकी माँ भी अपने घर में अकेली रहती थी, घर में और कोई था नहीं, इसका कोई भाई नहीं था, फादर जिंदा नहीं था। तो ये माँ बेटी घर में रहने लगी एक दूसरे का सहारा बनकर। अब 2 बच्चे भी इसके साथ ही है। रूबी की उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, तो अब ये अपनी माँ के पास रह रही है। लाइफ में बहुत परेशानियाँ थी। अब होता क्या है कि इसके घर के पास एक तांत्रिक रहता है। वो तांत्रिक झाड़ फूँक, जादू टोना करता था। तो ये भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उस तांत्रिक के पास जाती है। अब जैसे जाने लग जाती है, नेचुरली कुछ चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो ये उसके ऊपर विश्वास करने लग जाती है। और इसका तांत्रिक के पास जाना अभी बढ़ जाता है। ये महीने में 4-5 बार, हफ्ते में चली जाती है। और कोई भी काम होता है तो वो तांत्रिक के पास पक्का जाती है, उसको मिल के आती है, बता के आती है, और अपने लिए कुछ ना कुछ झाड़ फूँक करवाती रहती थी। अब ये तांत्रिक भी रूबी को अच्छे से जानने लग गया था। रूबी कई बार अपनी माँ को भी अपने साथ लेकर गई थी, तो माँ को भी पता था कि रूबी तांत्रिक के पास जाती है, और काफ़ी जाती है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। 2020 में करवा चौथ का व्रत आता है। अभी सारी पत्नियां ने तो व्रत रखा होता है, इसका तो हस्बैंड के साथ तलाक हो रखा है, तो बनता तो था नहीं, लेकिन ये व्रत रखती है। और अब शाम होती है, शाम के बाद रात हो जाती है। अचानक रूबी अपनी माँ से बोलती है कि मैं तांत्रिक के पास जाके आ रही हूँ। तो माँ ने भी बोला कि ठीक है, जल्दी आ जाना। उसको पता है कि ये नेचुरली वो जाती रहती है उसके पास। अब कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन रूबी लौट के नहीं आती। माँ को फिक्र होने लग जाती है। अब काफ़ी वेट करने के बाद रूबी की माँ उस तांत्रिक के पास ही चली जाती है। तांत्रिक को कहती है कि मेरी बेटी रूबी आपके पास आई थी मिलने के लिए, और वो अभी तक घर नहीं पहुँची, तो रूबी कहाँ है। अब तांत्रिक ने बोला कि आज तो रूबी मेरे पास आई नहीं है। अब माँ को बहुत बुरा लगा कि रूबी ने झूठ बोला। तांत्रिक के आसपास और भी संगत बैठी हुई थी, उन्होंने भी ये चीज़ को श्योर किया कि वो आज यहाँ नहीं आई। अब परेशान होकर माँ वापस लौट जाती है, और कश्मकश में पूरी रात बीत जाती है, लेकिन रूबी वापस नहीं आती। अगले दिन माँ ने इधर उधर ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा। माँ परेशान है। ये भी था कि ये अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, तो कहीं कोई सुसाइड ना कर लिया हो, आत्महत्या ना कर ली हो। तो ये चीज़ें सोच सोच के माँ परेशान हो रही है, लेकिन रूबी का कभी कुछ नहीं पता चला। उसने अपने रिश्तेदारों से भी कांटेक्ट किया, लेकिन कहीं भी वो गई नहीं थी। अब रूबी की माँ को जब कुछ पता नहीं चलता, तो वो लखनऊ के एक पुलिस स्टेशन में जाके मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। रिपोर्ट के बाद पुलिस भी एक्शन में आ जाती है। रूबी की माँ के बयान लिए जाते हैं। वो बताती है उस दिन की करवा चौथ की पूरी कहानी की। वो मुझे ये बता के गई थी कि वो किसी तांत्रिक के पास जा रही है जो उसके नज़दीक है, और उसके बाद वो घर नहीं लौटी। अब तांत्रिक का नाम आते ही पुलिस को लगने लगा कि ये तो बहुत आसान सा केस है, क्योंकि इससे पहले भी कई तांत्रिक बाबाओं के रिकॉर्ड आप सभी को पता ही हैं। अब पुलिस तांत्रिक के पास पहुंच जाती है, पूछताछ की जाती है, सख्ती के साथ भी पूछा जाता है, लेकिन तांत्रिक एक ही बात पे अटका हुआ था कि वो उस दिन उसके पास आई ही नहीं है। करवा चौथ वाले दिन वो उसके पास आई ही नहीं है। अब पुलिस को भी लगता है कि तांत्रिक शायद सच बोल रहा है, लेकिन तांत्रिक के ऊपर निगाह रखी जाती है। अब पुलिस ने रूबी की माँ से रूबी का नंबर लिया, और उसका मोबाइल वगैरह जो घर पे पड़ा था वो लिया, और वहाँ से इनकी कॉल डिटेल निकालनी शुरू करी। अब जब पुलिस डिटेल खंगालती है तो देखती है कि उसके मोबाइल में तमाम नंबरों पे बात हो रही है, लेकिन 2 ऐसे नंबर जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात हो रही है, और उसमें से एक नंबर था तांत्रिक का, एक नंबर था कोई और। अब करवा चौथ वाले दिन भी
उसने जो रूबी है उसने सिर्फ ये 2 नंबरों पे बात की थी और काफ़ी लंबी बात की थी। अब पुलिस को इतना कन्फर्म हो जाता है कि इन दोनों में से किसी एक को पता है कि रूबी कहाँ है। एक तो तांत्रिक था और दूसरा वो जो अननोन नंबर था जिसके ऊपर बहुत लंबी बात हो रही थी। वो पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड के बिहाफ पे तांत्रिक को फिर दोबारा उठाती है और उसको थाने में लेके आते हैं। उससे पूछताछ की जाती है, उसकी पिटाई भी होती है, लेकिन वो एक ही बात पे अटका था कि मैं इस चीज़ को नहीं जानता। वो उस दिन उसके पास आई ही नहीं है। दूसरी तरफ एक और टीम जो थी वो जाती है उस अननोन बंदे के पास जिसके फ़ोन पे सबसे ज़्यादा बात हुई थी। उसको उठाया जाता है, अब उसकी भी पिटाई की जाती है। ये दोनों बंदों को अच्छे से धोया जाता है, लेकिन दोनों के एक ही बयान थे कि वो बात हुई थी लेकिन हमारे पास नहीं आई। अब पुलिस परेशान है कि दोनों नंबरों के बिहाफ पे बंदों को उठाया है, लेकिन दोनों बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं है और कोई ऐसा सबूत भी नहीं है जिसको ये वेरीफाई कर सके कि दोनों में से दोषी कौन है। अब पुलिस उन दोनों को छोड़ देती है और उनके ऊपर कड़ी निगाह रखती है। रूबी का अब तक कोई पता नहीं चला था। पुलिस को ये भी था कि हो सकता है कि किसी और के साथ वो चली गई हो, वैसे भी वो अकेली थी, तो हो सकता है कोई थर्ड पर्सन ऐसा हो जिसके साथ वो भाग गई हो। तो ये पुलिस धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट कम करने लग जाती है इस केस में से, और वैसे भी कोई हाई प्रोफाइल मामला था नहीं तो जो इनके ऊपर इतना प्रेशर हो, तो ये इसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अब टाइम धीरे धीरे बीत रहा था और 6 महीने निकल जाते हैं इस बात को, लेकिन रूबी का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। अब पुलिस भी लगभग इस चीज़ को भूल ही चुकी थी, और जब भी रूबी की माँ पुलिस स्टेशन जाती तो उसको ये बोल के टाल दिया जाता कि तफ्तीश चल रही है, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, जब भी कुछ होगा तो हम आपको बता देंगे। तो माँ परेशान होके निराश होके अपने घर वापस आ जाती, लेकिन मामला वही चल रहा था, किसी को कुछ भी नहीं पता। 6 महीने बाद अचानक शाम का वक्त था, लखनऊ के उसी थाने में एक शख्स दाखिल होता है। ये वही था जिसके नंबर पे रूबी सबसे ज़्यादा बात किया करती थी, और इसका नाम था पवन। पवन नाम था इसका, उम्र करीब 30-31 साल थी। पुलिस ने कई बार इसकी पूछताछ की हुई थी, इसलिए पुलिस उसको जानती थी। अब पुलिस वालों ने पूछा कि हाँ भाई कहाँ आए हो, और पवन को देखा जब तो उसकी हालत बड़ी ख़राब हुई थी। वो बात कर रहा था तो उसके होंठ कंप पा रहे थे, वो बिल्कुल डरा हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे किसी नशे की हालत में हो। अब सबसे पहले वो यही बात बोलता है कि जनाब आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। अब पुलिस ने पूछा कि भैया हुआ क्या है, किस चक्कर में तुझे गिरफ्तार कर लें। तो पवन बोलता है कि बस आप मुझे पकड़ लीजिए, क्योंकि रूबी का कातिल मैं ही हूँ। पहले तो पुलिस वाले हैरान होते हैं, फिर सोचते हैं कि इसने कोई नशा ना किया हो, फिर ये भी सोचते हैं कि कोई हो सकता है कि हमने कई बार पूछताछ की है, मेंटली अपसेट हो गया हो, इस वजह से ये बोल रहा हो। और वो उसके ऊपर इतना विश्वास नहीं करते, उसको बोलते हैं कि आप आराम से बैठो, बताओ क्या हुआ है। वो बोलता है कि मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, नहीं तो रूबी मुझे मार डालेगी। अब पुलिस थोड़ा सा अब वो उसको तरीके से पूछते कि बताओ क्या हुआ है। बोल रहा है कि मुझे 6 महीने हो गए हैं, मैं सोया नहीं हूँ, मैं किसी को भी देखता हूँ उसमें से मुझे रूबी की शक्ल दिखाई देती है। जब सोता हूँ तो ऐसे लगता है मेरे पास रूबी पड़ी है, जब मुझे उठा रही है, जब मुझे मारने लगी है, तो मैं बहुत देर से परेशान हूँ, आप मुझे पकड़ लीजिए, हो सकता है मैं यहाँ पर बच जाऊँ और ये रूबी मुझे मार देगी। बस यही बात करे जा रहा था बार बार। पुलिस उसका बयान लिखती है, वो सीरियस ले लेते हैं तो वो उसका फिर बयान लिखती है। अब वो पवन ये कहानी बताता है कि करवा चौथ वाले दिन रूबी मेरे पास आई थी, मैंने उसको फ़ोन करके बुलाया, वो मेरे पास आई थी और मैंने उसको बोला कि तू आज मेरे साथ रात यहीं पे रुक, लेकिन रूबी मना कर देती है। वो बोलती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, माँ अकेली है। अब पवन ने दारू पी रखी थी, इसको गुस्सा आ गया, तो इसने घर में कोई हैवी चीज़ जो पड़ी थी वो उठा के उसके सर पे मार दी। अब रूबी बेड के ऊपर गिर गई है, सर से खून निकल रहा है। बोला जब मैंने देखा तो वो मर चुकी थी, और लेकिन मैं कभी भी उसको मारना नहीं चाहता था, ये एक हादसा था जो गलती से मेरे से हो गया। अब ये भी सोच रहा है कि अगर किसी को बताएगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी, हो सकता है फांसी ही हो जाए, तो इस वजह से उसने किसी को बताना ठीक नहीं समझा। और जब नशा उतरा
तो उसकी लाश को अपने ही कमरे के अंदर एक गड्ढा किया और उसकी लाश को उस गड्ढे में दबा दिया। अब सारा शक तांत्रिक पे था, लेकिन इसकी भी पूछताछ हुई, लेकिन पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं था, क्योंकि डेड बॉडी तो उसके कमरे में पड़ी है। जब तक वो नहीं मिलती तो वो कन्फर्म नहीं होगा कि मर्डर किसने किया था। तो ये सोचता है कि मैं इस वजह से थोड़ा टेंशन फ्री हो गया कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद उसको रूबी की आत्मा दिखाई देने लगी। पहले तो वो दारू पी के सो जाता था, तो कुछ टाइम निकलने लग गया। अब ऐसा टाइम आ गया कि दारू ने नशा करना भी बंद कर दिया, और दिन में किसी को देखता तो उसमें उसको रूबी दिखाई दे रही है, रात को सोता है तो उसको रूबी दिखाई दे रही है। तो अब वो परेशान होके इस पुलिस स्टेशन में आया है। पुलिस बोलती है कि अगर तूने सच में ऐसा किया है तो उसकी डेड बॉडी दिखाओ। पुलिस उसके घर पे जाती है, रात ही उसके घर पे जाती है, और वही गड्ढे को खोदा जाता है। और जब पुलिस वो गड्ढे को खोदती है तो सचमुच उसके नीचे से एक कंकाल निकलता है। अब कंकाल को देखकर पहचानना मुश्किल था कि ये किसकी लाश है। तो बात चलती है कि इसका डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। अब रूबी की माँ को भी वहाँ लेके जाया जाता है, लेकिन अचानक से रूबी की माँ उस लाश को पहचान जाती है, क्योंकि उसके हाथों में 2 कंगन थे, और वो कंगन उसकी माँ ने उसे दिए थे, जो काफ़ी रेयर थे, और उसकी माँ को उसकी अच्छे से पहचान थी। एक तो ये सबूत मिल गया, दूसरा उसके पाँव में चोट लगी थी और उसके पाँव में राड डला हुआ था, और वो राड भी वैसा का वैसा उस कंकाल के साथ चिपका हुआ था। तो उसकी माँ ने उस लाश को पहचान लिया कि ये उसी की बेटी का कंकाल है। लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई करने के लिए उसकी डीएनए का टेस्ट किया, और डीएनए के टेस्ट में भी यही पाया गया कि वो रूबी की ही लाश थी। अब ये बंदे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया कत्ल करने के मामले में, और इसका आज तक इसका मामला अंडर ट्रायल चल रहा है। अब जो भी अगर कुछ सज़ा होगी, कोई रिज़ल्ट आएगा, तो वो सभी के सामने ही होगा। तो ये थी कहानी आज की, कैसे एक अच्छी भली ज़िंदगी जी रही लड़की को एक बंदे ने गुस्से में आके सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उस लड़की को कैसे कत्ल किया, और कैसे उसकी लाश अपने घर के अंदर ही दबा दी, और कैसे 6 महीने बाद एक आत्मा ने खुद उसको परेशान कर करके मजबूर कर दिया कि वो इस जुर्म को कबूल करे। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।